हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, good evening students. How are you all? So last lecture में कोई डाउट्स हैं किसी को, जो चीज़ समझ नहीं आई हो? So आप बता सकते हैं. I'll be reading the comments and we'll discuss it. जल्दी बताइए. गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग हिताक्षी. प्लीज़ एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में जितना भी हमने किया. और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पे बातें मत कीजिएगा, सिर्फ कंटेंट और टॉपिक रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछिए. बाद में एक दूसरे से बातें करनी हो तो आप बाद में कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड ही बातें हों. ये सिताक्षी, बताइए आपको कोई डाउट है लास्ट लेक्चर का? हाँ जी, ये आज मैं स्टार्टिंग से कराऊंगी. लास्ट हमने सिर्फ ईसोफेगस तक किया था, हमने स्टमक स्टार्ट करना था, बट मैं पिछला भी रिपीट करूंगी. ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. तो लास्ट वी हैव स्टडीड सो लास्ट जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि ह्यूमंस में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है. ह्यूमंस में हिट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है एंड स्पेसिफिकली दे आर होलोजोइक. ओके, हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं. ओके, इंजेशन होता है माउथ से, देन स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, जहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. आई हैव टोल्ड यू कि 3 पेयर्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. वन इज पैरोटिड, अनदर वन इज सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ये तीनों क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज. देन फूड जो है वो ट्रैवल करके कहाँ आएगा, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे. सर ये लिखा नहीं जा रहा इस पर.
Okay class, this is our esophagus. Okay, जब हमारी एलिमेंट्री, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू द एनस, दिस कंप्लीट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. ओके ये एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम द माउथ, बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड्स एट द एनस. ओके ये एलिमेंट्री कैनाल है. जब हमारा इंजेक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नेजल कैविटी आ रही होती है और एक यहाँ से हमारा बक्कल कैविटी है. ये दोनों एक यहाँ पे ज्वाइन करती है, एक जाती है हमारे लंग्स की तरफ और एक एंटर करती है हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल में. तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है. इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो क्या प्रिवेंट करता है कि जो हमारी विंड पाइप है जहाँ से हम ब्रीद करते हैं तो उसके अंदर खाना ना जाए, वो उसको कवर कर लेता है ऐसे, ठीक है, सो दैट कि हमारा जो खाना है वो डायरेक्ट हमारे ईसोफेगस में एंटर करे. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है एपिग्लोटिस का. नेक्स्ट, जब खाना यहाँ से हम मूव करता है तो फूड के साथ किसकी मिक्सिंग हो चुकी होती है, सलाइवा की. ओके, तो when food is mixed with saliva it is known as bolus. What it is known as? bolus. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पेपर में लाइक MCQs वगैरह क्वेश्चन जो आएंगे, अगर उसमें पूछा जाए what is bolus, then the food mixed with the saliva is known as bolus. bolus ट्रैवल करेगा ईसोफेगस में एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती हैं, peristaltic movements which are involuntary. Peristaltic movements in esophagus. आप ईसोफेगस की स्पेलिंग ESO भी लिख सकते हो एंड OESO भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट. ओके, peristaltic movement in esophagus, they are involuntary in nature. इनवॉलेंट्री मतलब विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि कब कॉन्ट्रैक्शन होगी कब रिलैक्सेशन होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, देयर मल्टीपल पेयर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट विच कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट जो बोलस है हमारा उसका मूवमेंट किसके टुवर्ड्स होता है, स्टमक के टुवर्ड्स. ठीक है, ठीक है, ये रहा पेरिस्टेल्सिस, ये दिखा रहा है. बोलस क्या होता है, अभी बताया मैंने, फूड मिक्स विद द सलाइवा. ये ट्रैवल करेगा हमारी इसोफेगस में, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो पुश करेगी फूड को, इसी तरीके से जो फूड है वो आगे आगे ट्रैवल करता जाएगा टुवर्ड्स स्टमक. कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि यहाँ पर जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर. प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपका एग्रीकल्चर एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये आपको बुक में मेंशन नहीं होंगे बट दे कैन आस्क यू. दे रेगुलेट द एंट्री, वो क्या करेंगे फूड की एंट्री को, ये नहीं कि एक बार में सारा फूड वैसे भी नहीं आ सकता है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रही होती है. तो ये क्या करते हैं, दीज आर स्फिंक्टर्स जो रेगुलेट करेंगे. दोनों का नाम अलग है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक है हमारे पास पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर. और एक होता है लोअर
esophageal sphincter. सो जो लोअर ईसोफेजियल होगा, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंड पाइलोरिक जो है वो यहाँ पर होगा। इसको हम पाइलोरिक क्यों कहते हैं? ये जो स्टमक है ना, इसके नाम होते हैं। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कार्डियक, फंडस, और ये होता है पाइलोरिक एंड। तो ये पाइलोरिक एंड पे प्रेजेंट है तो इसलिए इसका नाम रखा गया था पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये है ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। दे विल रेगुलेट द एंट्री ऑफ द फूड। ओके, तो स्फिंक्टर्स का ये काम है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता दिया ईसोफेगस में होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और पुश करती है बोलस को नीचे की तरफ। ठीक है, बोलस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है, फूड मिक्स विद द सलाइवा, उसको हम बोलस कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेशन की तरफ। सो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट माउथ से हो गया था। अब फूड कहाँ पर आ रहा है? हमारा स्टमक में एंटर कर रहा है। ठीक है, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू स्टमक, कि स्टमक में क्या क्या होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है। ठीक है, स्टमक में एंटर करेगा सबसे पहले बोलस एंटर्स इनटू स्टमक। ठीक है गाइस, मैं आपको, हमारा स्टमक कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा स्टमक होता है, बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है। इसकी जो वॉल्स होती है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइप की सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, जैसे ये जो लेयर है, तो ये होंगे एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मैं ये ग्रीन डॉट मार्क कर देती हूँ। स्टार्टिंग के जो कुछ सेल्स होंगे अपर लेयर के, दे विल बी, देन विद अ डिफरेंट कलर आई एम शोइंग। These are parietal cells. क्या बोलते हैं इनको? Parietal cells. और let's with pink color. They are chief cells. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इनका क्या फंक्शन है। स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स डाइजेशन टेक्स प्लेस। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब मैं फंक्शन बताती हूँ। जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे 3, और इनका एक अनदर नेम है, और इनको कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये इनका ही नेम है। तो आई एम डिपिक्टिंग हियर इट विद G
C for chief cell, P for parietal cells. ओके, जो parietal cells होंगे it will secrete HCl. जो chief cell होंगे it will secrete the enzyme pepsinogen. ठीक है, और जो गॉबलेट सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं, दे विल सिक्रीट द म्यूकस. ठीक है, जैसे ही फूड एंटर करेगा HCl सिक्रीट होगा. HCl के दो फंक्शन हैं. एक तो HCl क्या है आपको पता होगा, इट इज़ अ एसिड. ओके, इट इज़ अ एसिड. अब जो एसिड होगा उसका पीएच क्या होगा, कम. ठीक है, एसिड क्या करेगा, अगर मान लो हमने कोई बैक्टीरिया साथ में ईट कर लिया है, फूड के साथ उसका अंदर एंट्री हो गया है, तो HCl विल किल द बैक्टीरिया. एंड ऑल्सो इसके दो फंक्शन हैं, किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स. किसको एक्टिवेट करता है ये, पेप्सिनोजन को. पेप्सिन जो है हमारा एंजाइम है, जब ये सिक्रीट होता है चीफ सेल से तो ये अपने किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक है, पेप्सिनोजन का एक्टिवेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है और क्या बनता है हमारा, पेप्सिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की. इट इज अ एक्टिव फॉर्म एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म. ये याद रखिएगा कि HCl के दो रोल हैं. फर्स्ट वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा. एंड सेकेंड जो पेप्सिनोजन हमारा एंजाइम है जो हमारे प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, उसको उसके किस में, एक्टिवेटेड फॉर्म में, सो दैट कि ये एक्ट कर सके, जो प्रोटीन पार्ट हमने अपनी डाइट में लिया है उसको डाइजेस्ट कर सके. तो यहाँ पे आता है रोल पेप्सिन का. अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि म्यूकस की क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर. ठीक है, जो वॉल है ये क्या करेगा, एसिड सिक्रीट करेगा. अगर एसिड सिक्रीट हो रहा है तो वो हमें भी तो हार्म कर सकता है, बॉडी से तो हमारे सिक्रीट हो रहा है. इसीलिए म्यूकस जो है, जो गॉबलेट सेल है हमारे, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं. और जो हमारी स्टमक है ना, इसको लाइन करके रखते हैं म्यूकस से. जब HCl सिक्रीट होता है तो वो यहाँ होता है और म्यूकस उसको, हमारी स्टमक की लाइनिंग को उससे प्रोटेक्ट करता है, सो दैट कि हमारा इसका डाइजेशन किल ना हो जाए. ठीक है, अगर एसिड गिरेगा तो क्या होगा, सेल्स को किल करेगा. सो टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ HCl ऑन आवर ओन सेल्स, mucus is secreted by the goblet cells. These are the cells. Okay, I have mentioned here these are the goblet cells. Okay, यहाँ पर होता है सिर्फ प्रोटीन्स का डाइजेशन. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फूड विल एंटर माउथ, देन esophagus, mouth, then esophagus, then stomach. अब स्टमक से कहाँ जाएगा, इट विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, जो मोस्टली डाइजेशन है ना वो सारा इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है ना ह्यूमंस में, वो स्टार्ट तो होता है माउथ से, पर वो ख़त्म हो जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और उसकी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. और मेनली जितना हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करना होता है, जो यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, तो यहाँ पर फूड आता है ना, फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक.
अब जो स्टमक से फूड आ रहा है, ठीक है, उसके साथ HCl मिक्स है, उसका pH क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो वो इसको भी हार्म करेगा। तो इसके pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारा जो ऑर्गन है लिवर एंड पेनक्रियाज, वो सिक्रीट करते हैं अपने सिक्रीशंस। लिवर से क्या आता है, लिवर से आएगा बाइल, ओके। इन पेनक्रियाज से आएंगे हमारे एंजाइम्स, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेटेड फॉर्म है, फर्स्ट ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही सिक्रीट होगा, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। उसको भी कौन एक्टिवेट कराएगा, ये HCl जब एंटर करेगा ये सबकी क्या कराता है, एक्टिवेशन कराता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाज के मैं एंजाइम इधर लिख रही हूँ, पेनक्रियाज से जो जो एंजाइम रिलीज होंगे, pancreas releases the enzyme like trypsin, chymotrypsin, ये एंजाइम, और लीवर से आएगा हमारे पास बाइल और आएगा लाइपेज। नेक्स्ट एक और एंजाइम आएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड मेजर, ये 3 एंजाइम है जो आपको करने हैं। ट्रिप्सिन क्या करेगा, सबसे पहले पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज का एक्शन कहाँ आया था, माउथ में भी आया था, जो सलाइवरी अमाइलेज था। ये भी क्या करेगा, इट विल डाइजेस्ट carbohydrates, lipase will help in digestion of fatty acids, और जो हमारा ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, जो फर्दर रिमेन प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। पेनक्रियाज से ये 3 सिक्रीशंस आएंगी, वन, 2 एंड 3, ठीक है। ये पेनक्रियाज की हैं और ये बाइल की है। ये क्या करेंगे, पेनक्रियाटिक और लिवर की जो सिक्रीशन है, दे विल न्यूट्रलाइज द फूड विच इज़ कमिंग फ्रॉम स्टमक, ठीक है, जो कि एसिडिक नेचर का है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दे विल कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। और क्या ज़रूरत है अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने की, ज़रूरत ये है कि ये जो एंजाइम है, पेनक्रियाटिक एंजाइम है, हर एक जो एंजाइम होता है उसका स्पेसिफिक पीएच होता है कि वो सिर्फ उसी पे ही काम करेगा। बाकी जो भी एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते, जैसे HCl करता है। सेम पेनक्रियाज के जो एंजाइम है उनके साथ भी है, ये एसिडिक पीएच पे नहीं काम करेंगे, किस पीएच पे काम करेंगे, अल्कलाइन। पर HCl किस पे काम करता है, एसिडिक। तो हर एक एंजाइम का वर्क ऑफ मोड ऑफ एक्शन वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है।
ये डाइजेशन हुआ, और फिर क्या होगा यहाँ पर, फैट्स का डाइजेशन कैसे होगा, एक प्रोसेस है एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इसमें क्या है, जो हमारा लिवर है इट विल सिक्रीट बाइल जूस, ओके, क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस, और बाइल जूस कंटेन्स bile salts and pigments, bile salts and pigments, okay, pigments, ये हमारा फैट मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है, इट इज़ अ लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। अब ये एज इट इज़ तो डाइजेस्ट हो नहीं सकता, तो हमें इसके डाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, इमल्सिफिकेशन, आपने प्रोसेस सुना होगा। तो जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, कैसे करेंगे, सपोज ये हमारे जो बाइल सॉल्ट हैं, ये सॉल्ट का एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है और एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ये आके इस पे अटैच होंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, these red parts are, these are bile salts which are एक्टिंग ऑन अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसका कन्वर्जन होगा स्मॉलर फैट कन्वर्टेड इनटू, ये हो जाएगा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है इसका कन्वर्जन होगा, इट इज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। ये अब क्या हो जाएंगे, इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे, ये है फैट का इमल्सिफिकेशन, ये प्रोसेस है, ठीक है। लिवर कहाँ से लिवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो क्या करेंगे, ये जो हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड चेन होती है, इसके क्या करेंगे, बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली हो सकता है। कैसे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैं इसका आपको एक एनलार्ज्ड व्यू दिखा रही हूँ। इसमें क्या होते हैं, विलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं एंड मिलियंस ऑफ विलाइज आर प्रेजेंट। दीज आर विलाई, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं, जहाँ से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगर फैट को स्टोर करना है तो वो लिवर में जाएगा और स्टोर होएगा। दीज आर विलाई, और यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इसको कवर करके रखते हैं। दीज सेल्स विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ओके। दीज ऑल आर न्यूक्लिएटेड सेल, ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन सब में। और क्या होगा, फूड
एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। ठीक है, विलाई क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और इनको क्या करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो सकता है, ब्लड के थ्रू हो सकता है ह्यूमन बॉडी में, बिकॉज इट इज़ द पिगमेंट विच ट्रांसपोर्ट्स द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे ही इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और जो विलाई होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ विलाई, द फंक्शन इज they help in absorption of digested food। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इट विल इंक्रीज दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सो दैट कि जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो जाए थोड़े टाइम में ही। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन for better absorption, for better and fast absorption। ठीक है, मेन जो काम होता है इसका क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, विलाई क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो फोल्ड्स होते हैं। जैसे अभी ये एरिया है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा, अगर मैं छोटी सी जगह में रखना चाहूँ तो ये ऐसे ऐसे होके फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो विलाई हैं वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल है, इस पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और क्या फंक्शन करती हैं, द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द अनदर ऑर्गन्स wherever required। अब डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, चाहिए स्टोरेज किस फॉर्म में होता है ह्यूमन बॉडी में, देन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, लेकिन हम स्टोर उसको उस फॉर्म में नहीं करते हैं। हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में जो फूड है किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, और इन केस ऑफ प्लांट इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और एक क्वेश्चन है, जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस के केस में इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इतनी लंबी होती है, क्या रीज़न है इसको इतना लंबा करने का, एक छोटा सा ट्यूब भी तो रख सकते थे, इसको इतना कॉम्पैक्ट करना पड़ा सो दैट कि एक इतनी सी जगह में लाने के लिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, इसमें पैक करने के लिए इसको इतना जिंगल करना पड़ा हमें। क्यों किया हमने इसको ऐसा, मतलब ऐसा क्या फंक्शन है, किस लिए ये किया गया है? तो इसका रीज़न ये है कि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, जैसे हम एनिमल फूड भी इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, मीट, चिकन और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता एक तो, ठीक है, तो हम इजीली जो हम अगर सेल्यूलोज इंजेस्ट कर रहे हैं
तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहली बात तो हमारे पास ये एंजाइम नहीं है, और जो हम चीज़ें खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए और एब्जॉर्ब होने के लिए, इसीलिए इसका लेंथ इतना रखा गया है, ठीक है। और जो एनिमल्स which eat the diet like meat और चिकन, ठीक है। सो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है जो इसको इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तो नहीं बोलेंगे, कुछ मिनट्स में इसको डाइजेस्ट कर दें। तो इसका डाइजेशन जो है, जब एंजाइम नहीं है तो दूसरे एंजाइम की हेल्प से उसका डाइजेशन क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसलिए हमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ऐसा चाहिए। जैसे लायंस हैं, ठीक है, जो omnivorous एनिमल्स हैं, और वी कैन कॉल देम प्रीडेटर्स, ठीक है, जो किस पे डिपेंडेंट हैं, एनिमल फूड पे ही, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनका फ्लैश खाते हैं। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है। क्यों होता है? एक तो उनके पास वो एंजाइम है, और दूसरा उनको स्टोर करने की ज़रूरत होती नहीं है इसे, इसलिए उनका जो उनका साइज़ है वो छोटा होता है। और मेजरली आपको याद रखना है ये किसके केस में है, इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमंस के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। हाँ जी हिताक्षी, आप क्या पूछ रहे हो? एसिडिक बाइल जूस के बारे में आप क्या पूछ रहे हो, बताओ मुझे। अब जो फूड है वो मैक्सिमम क्या हो चुका है, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो चुका है। सबसे पहले तो डाइजेशन हो गया, ठीक है, पेनक्रियाज बाइल ने सिक्रीशन किया, स्टमक ने किया, वहाँ से डाइजेशन हुआ फूड का। फूड के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, देन एसिमिलेशन होता है, उसको स्टोर करके रखना और जब हमें ज़रूरत हो उसको यूटिलाइज करना, दैट इज एसिमिलेशन। ओके, अब क्या है जो पार्शियली रिमेन्ड अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, ठीक है, जितना एब्जॉर्ब होना था डाइजेस्ट होने के बाद वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कर लिया। अब इसके बाद ये फूड कहाँ जाएगा? ओके हिताक्षी, इट विल एंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ ये एंटर करेगा? It will enter to the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है इट विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम remained unabsorbed food material। ओके,
हमें अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को भी तो फुलफ़िल करना है। अगर सारा जो हमने वाटर कंज्यूम किया या दूसरे रेस्पिरेटरी या और प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा है, उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उस अगर एक्सेस होगा तो वो तो किडनी फिल्टर आउट कर देंगी। बट लार्ज इंटेस्टाइन का ये फंक्शन है कि जो अनएब्जॉर्ब फूड जो बच गया, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उससे क्या करेगा, वो वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कराएगा ब्लड में। उसके बाद जो ये फूड है इट विल बी, क्या होगा इसका, कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है, फीसेस जिसे बोलते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, फीसेस क्या है, अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जो बचा, फीसेस, इट विल बी इजैकुलेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। कहाँ से होगा, रेक्टम से होता हुआ एनस से एग्जिट होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीफिकेशन, रिमूवल ऑफ waste unabsorbed material from the body is known as defecation. ओके, यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है, एसिमिलेशन, देन defecation is the last step. ओके, ये है। और मुझे एक बात बताइए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, प्लीज़ गाइस आंसर माय क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर, ठीक है, अगर वो स्टोर होता है बॉडी में तो कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है, प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। Okay guys, I'll tell you. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। बाइल इज stored or used to store in गॉल ब्लैडर। ओके, कौन से ऑर्गन में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। वेरी गुड हिताक्षी। बाइल डक्ट से क्या होता है रोहित, बाइल डक्ट से वो ट्रेवल करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और बाइल डक्ट से जो गॉल ब्लैडर की तरफ डक जाती है तो उसमें सिक्रीट होगा। बाइल डक्ट से सिर्फ उसका ट्रांसफ़र होगा, स्टोरेज कहाँ होगी, गॉल ब्लैडर में होगी। ओके, सो यहाँ पे आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस, एनिमल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द टॉपिक डेंटल कैरीज, और हम इसको क्या बोलते हैं, टूथ डिके। क्या बोलते हैं, टूथ डिके। दांत सड़ जाता है ना हमारे, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, देखा होगा आपने, है ना। तो ये हमें एक टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आपकी एनसीईआरटीज़ में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट से और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये स्ट्रक्चर है टीथ का। जो हार्डेस्ट मटेरियल सब्सटेंस है वो क्या है, इनेमल, दिस वाइट पोर्शन। ओके, ये क्या है, यहाँ पे होता है, दिस इज इनेमल। इनेमल के नीचे होती है जो लेयर, उसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है। ये हमारे गम्स होते हैं जिसको मसूड़े बोलते हैं, दे होल्ड द टीथ। ओके, इस पोर्शन को कहते हैं हेड और क्राउन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रूट। यहाँ पे पल्प होता है जिसमें क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। आपको अगर किसी को दांत में जो है जाड़ में कीड़ा लग जाता है तो बहुत पेन भी करता है कई बार, तो क्या होता है उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या कहता है, रूट्स तक पेनिट्रेट हो चुका होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और हमें पेन होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब इनेमल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करता है तो वो धीरे 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 ट्रैवल करता हुआ आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो डेंटल कैरीज क्या हैं,
द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़, यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी कैविटीज़ बनने लग जाती हैं, ठीक है। कैविटीज़ का फॉर्मेशन होता है, पहले बहुत छोटी छोटी माइनर होंगी, अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती तो ये बड़ी हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, स्मॉल कैविटी या फिर होल बना लेती हैं टीथ में, किस ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर कॉल्ड डेंटल कैरीज। वही है, इम्प्रॉपर केयर जब नहीं होता उसकी वजह से होती हैं, और जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो करते हैं। ये जो इनेमल है ये किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं होता जो हम फूड ईट करते हैं, बट इट इज़ डिग्रेडेड बाय एनिमल का, इनेमल का सॉरी, इनेमल is degraded by acid, ठीक है। एसिड क्या, कौन, कहाँ से आता है एसिड, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो हमारे माउथ में डेवलप होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनेमल का डिग्रेडेशन कॉज करते हैं और इजीली क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। शुगर क्या है, जो भी हम खाना खा रहे हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, शुगर में, ठीक है। और या फिर आप कोई पहले से ही कोई मीठी चीज़ खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक्ट करेगा। द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। दीज एसिड्स फर्स्ट डिजोल्व द कैल्शियम सॉल्ट from the tooth enamel and then from the dentine, forming small cavities, holes in the tooth over a period of time। क्या करेगा वो, सबसे पहले तो एसिड फॉर्म करके यहाँ पे इनेमल को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उसके बाद इनेमल में जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारा टीथ है, इसके ऊपर सपोज मैं दूसरे कलर ग्रीन से दिखा देती हूँ, यहाँ पे इनेमल का लेयर है, ओके। तो जब बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, इसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है, दांतों में कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम जो प्रेजेंट है इसका क्या करेगा, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इट विल डिग्रेड द कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, फ्रॉम द टूथ एनेमल। और उसके बाद क्या करेगा, जो हमारी डेंटाइन है, जो नेक्स्ट लेयर है ये वाली, दिस इज डेंटाइन। इनेमल के बाद जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। फिर इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा और इसमें क्या करेगा, होल्स करेगा। होल्स इसी के लिए कर रहा है, आगे तक कहाँ तक पहुँचेगा, फिर हमारी ब्लड वेसल्स तक। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria cells called dental plaque। प्लेग फॉर्मेशन हो जाती है अगर आप ब्रश नहीं करते हो प्रॉपरली या कोई भी नहीं करेगा, तो एक येलोइश लेयर होती है, स्टिकी लेयर, किसकी वजह से, जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ पे रह जाते हैं और बैक्टीरियल सेल जो डेवलप होते हैं उससे क्या बनता है, एक प्लेग का लेयर बनता है और क्या कॉज करता है, डेंटल प्लेग कॉज करता है। नेक्स्ट क्या है, प्लेग कवर्स द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम द अल्कलाइन सलाइवा। अब क्या करेगा, जो प्लेग है, सलाइवा तो सिक्रीट हो रहा है, सलाइवा क्या करेगा, जो फूड प्रेजेंट है, जो शुगर प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर सकता है, लेकिन इस पर एक प्लेग का लेयर आ जाता है, ठीक है। प्लेग का जब इस पर लेयर आ जाता है तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, इस पर क्या है, जो हमारे एंजाइम्स है वो एक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और ये ब्रेक नहीं होता, तो क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा और वो टूथ डिके, प्लेग बढ़ता ही जाता है, ठीक है। और ये क्या कॉज करता है, फिर डेंटल प्लेग कॉज करता है। नेक्स्ट में है एक, मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ स्टार्टिंग से क्या होता है, स्टेजेस क्या क्या है। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक कोई वाइट रेड स्पॉट से दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, से दिखा है तो मैं ये से दिखा, एक स्पॉट से स्टार्ट हुआ सरफेस पे, उसके बाद क्या करेगा, इनेमल को डिके करता जाएगा, जो वाइट सरफेस है उसका, ये देखो यहाँ पे इन्वेड कर लिया उसने, उसके बाद क्या करेगा, डेंटाइन को डिके करेगा, ये रही आपकी डेंटाइन, ये जो ब्लू कलर लेयर है ना, ये डेंटाइन, इसको डिके करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पल्प, ये पल्प है, ठीक है, ये हमारा टीथ है, सपोज दिस इज इनेमल, ओके,
दिस लेयर इज डेंटाइन, और ये यहाँ पे क्या होती है, पल्प कैविटी होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। डेंटाइन के बाद कहाँ एंटर करेगा, पल्प में एंटर करेगा, दिस इज पल्प, और इन ब्लड वेसल्स को क्या करेगा फिर, एब्सेस फॉर्मेशन। एब्सेस का मतलब क्या होता है, पस फॉर्मिंग। बैक्टीरिया यहाँ तक पहुँचता है और वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या फॉर्म करता है, पस फॉर्म करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेड ब्रेथ कॉज करता है हमारे माउथ में। और अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, रिमूवल करना पड़ता है, रिमूवल ऑफ टीथ, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अल्टीमेटली टूथ लॉस। ओके, ये है डेंटल कैरीज के बारे में जो कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम प्लांट्स एनिमल्स दोनों में करेंगे, बट मेजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिलहाल इन केस ऑफ एनिमल्स। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, हमने पहले फूड को डाइजेस्ट कराया, उसको स्टोर कराया, जो फूड बाकी सेल्स में जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ये सेल है मेरे पास, ठीक है, इसके पास आया फूड, एब्जॉर्ब होने के बाद इसके पास अवेलेबल हुआ, ब्लड ने इस तक पहुंचाया फूड। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम कोई काम कर रहे हैं, हम कुछ खा नहीं रहे, उसके बाद हमने एक बार तो खा लिया, उसके बाद जब जितना टाइम हम नहीं खाते हैं तो हमारी स्टोर्ड एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, तो स्टोर्ड ग्लाइकोजन की फॉर्म में हुई थी वहाँ पे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन। ये जो स्टोर्ड मॉलिक्यूल हैं, जो फूड पार्टिकल हैं, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है फूड पार्टिकल का, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एयर इनटू द सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, फूड का बर्निंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो रिलीज हो जाएगी, ये एनिमल्स के केस में बात हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के केस में रिलीज नहीं होती, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये एनिमल्स के केस में डिस्कस हो रहा है। वाटर भी रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए हम फूड का, स्टोर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सो एज टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, यही हमारा मेन सोर्स है जो हमें चाहिए, इसलिए हम स्टोर फूड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी, हेंस इट इज़ नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये सेल है, इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसका हमने यूटिलाइज किया, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, the respiration which is taking place inside a cell is known as cellular respiration। और इसके दो बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो यूजफुल है वो क्या है, एनर्जी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, यूजुअली दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक, okay, and another one is aerobic। तो ये हम मेजरली डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। एनारोबिक क्या होती है, इट अकर्स इसका पॉइंट है, इट अकर्स इन absence of oxygen, absence of oxygen। एनारोब्स होते हैं, एनारोब्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस टाइप की रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, और किस टाइप से, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एनारोबिक, एनारोब्स। ठीक है, और एरोबिक होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स in presence of oxygen।
ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है। ये क्या हैं? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनारोबिक, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। और एरोबिक में क्या है? ह्यूमंस, fishes and let's say frogs, okay, they are aerobes. ह्यूमन में जो है एरोबिक तो होती है, बट आपने सुना होगा जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से रनिंग करते हैं या वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो किस लिए होता है? वहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, ठीक है। हमारे सेल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट है, वैसे पायरुवेट होता है जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो पायरुवेट से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। वो मैं अभी आगे बताऊंगी कैसे होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या क्रैम्प्स कॉज करता है और पेन स्टार्ट कर देता है बॉडी में, ठीक है। तो ये है हमारी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। और इनका मेन सबस्ट्रेट क्या है? दे ऑल यूटिलाइज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, और ये ब्रेकडाउन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के प्लाज्मा में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है, और क्या फॉर्म करता है? एनर्जी, ठीक है। कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है? एनर्जी। सो ये है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के मेथड पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेशन होने के लिए हमें जो सबस्ट्रेट चाहिए, दैट इज ग्लूकोज। 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, ये सबस्ट्रेट कौन है हमारा? ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होती है, कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में, और इट फॉर्म पायरुवेट। पायरुवेट कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन, ठीक है। और क्या रिलीज होती है? एनर्जी। फिर पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसको आगे हम, इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और एरोबिक और एनारोबिक में, यहाँ तक तो सब में कॉमन है, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक सब में। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोब्स हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको यीस्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता है? पायरुवेट से 3 कार्बन मॉलिक्यूल से क्या बनता है हमारा? इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड, पता है ना, H4 2 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके गाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? दैट इज ATP। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन है जो BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, यहाँ पे एनर्जी बनती है, और कितनी एनर्जी बनती है? अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, हम इस सब में सपोज, ऑब्वियसली जब बॉडी में होता है तो ह्यूज अमाउंट में मल्टीपल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, पर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल को इंक्लूड कर रहे हैं? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब उसका ब्रेकडाउन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन केस ऑफ यीस्ट दैट इज अ एनारोब, तो क्या बनाएगा? इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और एनर्जी। एनर्जी कितने ATP फॉर्म होंगे? 2 ATPs आर फॉर्म्ड। ये आप याद रख सकते हैं, आपको ये मैकेनिज्म नहीं करना कि कहाँ से कितना कैसे ATP बना, जस्ट रिमेंबर दिस कि 2 ATP बनते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एब्सेंस नहीं होती, कमी होती है। एग्जाम्पल ह्यूमंस में, मसल सेल्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं या कभी बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड से अनदर 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे भी
साथ में क्या बन रही है, एनर्जी। कितने एनर्जी, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कितने एटीपीज प्रोड्यूस करता है, सेम 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दिस लैक्टिक एसिड इंड्यूस पेन इन आवर मसल, क्या करता है, मसल्स में पेन कॉज करता है। जब भी एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का तो इंड्यूसेस पेन इन मसल। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं जैसे, ठीक है, या फिर नहाने से क्या करता है, जो हॉट वाटर होता है वो बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन को वहाँ तक जिस सेल में कमी है जहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वो फिर से क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या जो पेन होना कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक, एयर, AER। एरोबिक, यहाँ से AER का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, जैसे ये सेल है, कोई भी सेल है, लेट्स से एनी सेल, न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ एनिमल्स, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, अदर ऑर्गेनेलीज भी होंगी। तो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, एनिमल्स किसी भी, तो इसमें एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, जनरेट करता है एटीपी, ठीक है। दिस इज द पावर मशीन, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है जो ऑर्गेनली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ से हमें एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये रिमूव हो जाएगा, जो जैसे अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होता है, हमारे पास लंग्स होते हैं, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल से सेल्यूलर रेस्पिरेशन से निकला है वो बाहर जाएगा और ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो जाता है एल्वियोलाई से, ठीक है। वाटर का यूज़ हो जाता है और एनर्जी। यहाँ पे जो है हाईएस्ट अमाउंट कितने बनते हैं, 38, ये आपको याद रखना है। What? That one glucose molecule when get oxidized, ठीक है, in presence of oxygen, it generates 38 ATPs, ठीक है। यहाँ पे कितना बना रहा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की एब्सेंस में 2 ATP, लैक ऑफ ऑक्सीजन 2 ATP एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 38। तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड है टू जनरेट ATP और एनर्जी, ठीक है। हाँ जी योगेश, इसे पायरुविक एसिड, ये पायरुवेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड, और जो यहाँ लिखती हूँ मैं, आप बोल रहे हो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 2 कार्बन होता है। हम यहाँ पे पायरुवेट से यूज़ करते हैं और ये फर्दर प्रोसेस जनरेट करते हैं। तो पायरुविक एसिड 2 कार्बन होता है और पायरुवेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन। एक डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक में। एरोबिक में क्या होता है, इट इज़ दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। सेकेंड वन, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसमें फूड का, ठीक है, और इसमें होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। थर्ड है एंड प्रोडक्ट्स जो है इसमें बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड जो यीस्ट के केस में हमने किया था, और लैक्टिक एसिड बनेगा मसल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कंसीडरेबल अमाउंट। ऑब्वियसली कंसीडरेबल कैसे बन रही है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज़ करने के बाद हमारे पास 38 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 38 ATPs, ठीक है। और इसमें क्या है, मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इक्वलेंट टू 2 ATPs।
तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे और इसके MCQs भी करेंगे, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यश, आपने पूछा है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला, तो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है। वैसे आपको ये यूज़ नहीं करना है, बट यू हैव आस्क्ड, सो आई एम टेलिंग यू, पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला है। रोहित, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, अभी टाइम हो गया, सो नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों के। ओके गाइस, बाय बाय, गुड इवनिंग। पढ़ लीजिएगा इतना, ठीक है। जो भी कराया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं वो आप रिमेंबर रखिए, याद करिएगा, ठीक है। जस्ट रिमाइंड इट।